हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे यूपी टेट 2021 में जो पेपर आया था साइकोलॉजी का, उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। यूपी टेट 2021 जो निरस्त हो गया है उसको हम देखेंगे। पेपर तो बहुत ही इजी आया था कंपैरिजन टू पिछले ईयर में जो पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, 11 से लेकर 19 तक की, उसके कंपैरिजन ये जो पेपर था 2021 का वो बहुत ही इजी आया था, बहुत ही इजी। यानी कि मैक्सिमम लड़के 30 में 30 कर जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किसका आंसर क्या होगा और आप अपनी जांच भी सकते हैं कि हमने कितना आंसर सही किया था, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम है। हम जानते हैं कि थर्नडाइक ने 2 नियम दिए, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम बताए और गौण नियम में इन्होंने 5 नियम बताए थे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है किसके बारे में, मुख्य नियम के बारे में पूछा जा रहा है। तो थर्नडाइक ने जो पहला मुख्य नियम दिए थे उसमें 3 नियम दिए थे। पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। तो इन्होंने जो ये मुख्य नियम ये जो दिया ही था, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है अभिवृत्ति का नियम, इसको थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये थॉर्नडाइक ने ये नियम नहीं दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है। तो हम जानते हैं जितने भी गेस्टाल्टवादी थे वो उनका जो सीखने का जो आधार था वो सूझ द्वारा इन्होंने दिया था कि सभी बच्चे या मनुष्य सूझ के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। तो सामाजिक निर्माणवाद के जो जनक थे वो वाइगोस्की थे। वाइगोस्की ने सोशलाइजेशन द्वारा बच्चों को सीखने पे ज्यादा बल दिया है। बच्चे सामाजिक तौर पे समाज में अपने रह के सीखते हैं, इस पे ज्यादा बल दिया है किसने, वाइगोस्की ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। यानी कि जो विकास हो रहा है, ठीक है, उसकी विशेषता कौन नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि विकास संचयी होता है। हाँ, विकास संचयी होता है, विकास दिशात्मक होता है, विकास दिशात्मक होता है, और सभी जो विकास होते हैं विशिष्ट होते हैं अपने आप में, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है, ठीक है। ये अनियंत्रित स्वतंत्र होना, ये विकास की कोई विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं कि हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के जो लेखक है वो गाल्टन है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। तो ब्लूम ने 6 स्तर दिए थे संज्ञानात्मक संप्राप्ति के, ठीक है। बोध, ज्ञान, पहला था ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, विश्लेषण, असंश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। ये 6 स्तर दिए थे किसने, ब्लूम ने। तो सबसे पहला स्तर क्या है इनका, ज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये ब्लूम के थ्योरी से बहुत ही नहीं, हर एग्जाम मतलब हर पेपर्स में देखने को मिल जाता है, यूपी टेट या किसी भी टेट में मिल जाता है ब्लूम की थ्योरी से। ये इसका सीक्वेंस जो है इसको याद रखिएगा, सीक्वेंस इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। तो हम जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम जो सोपान होता है वो पुनः प्रतिपुष्टि होता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में टोटल जो समय लगता है 36 मिनट का समय लगता है, ये हम जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण ये टीचर्स की एक योग्यता का एक टेस्ट होता है, सूक्ष्म शिक्षण की टीचर कैसे किसी बच्चों को पढ़ा सकता है, ठीक है। देखिए, तो इसमें चरण कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है कि योजना बनाना, उसके बाद 6 मिनट का ये होता है, उसके बाद होता है शिक्षण देना, ये भी 6 मिनट का होता है। शिक्षण के बाद क्या होता है, प्रतिपुष्टि लेना, फिर प्रतिपुष्टि के बाद क्या होता है, पुनः योजना बनाना,
पुनः योजना बनाना, और पुनः योजना बनाने के बाद क्या होता है, पुनः प्रतिपुष्टि लेना, सॉरी पुनः शिक्षण, और तब उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेज तो हो ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे 6 स्टेज होते हैं। विचार का प्रवाह है, यानी कि हम जानते हैं गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता पे बल दिया है, सृजनात्मकता पे ज्यादा बल दिया है गिलफोर्ड ने। तो विचार का जो प्रवाह होता है बच्चों का, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है, सृजनात्मकता से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किसने दिया था, तो ओसबॉर्न ने दिया था ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में से प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। तो हम जानते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो थे वो मार्गन और मूरे और AHA मूरे दिए थे, ठीक है। TAT और CAT, ये दोनों, ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, तो सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था होती है वो आयोजन ही होता है, ऑप्शन नंबर A। 12th नंबर जो क्वेश्चन है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR थ्योरी दिए थे जो थॉर्नडाइक दिए थे। अगला 13 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत कारक, व्यक्तिगत जो कारक हैं, जब मान लीजिए हम अधिगम कर रहे हैं तो मेरे खुद में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो व्यक्तिगत कारक होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे स्टडी को प्रभावित करती है। वातावरण संबंधी कारक, हमारे वातावरण मौसम सही नहीं है, हमारे आसपास के लोग सही नहीं है, ये भी हमारे अधिगम में बाधा डालती है। सामाजिक कारक, सामाजिक कारक भी हमारे अधिगम में बाधा डालती है। तो इनमें से जो चारों जो है वो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर को जो क्वेश्चन है वो है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 10 सिद्धांत बताए थे, बहुबुद्धि के 10 सिद्धांत बताए थे, जिनके माध्यम से इनका जो सिद्धांत था, बुद्धि के मापन का जो सिद्धांत था वो बहुत बड़ा हो जाता था, ठीक है। जिनमें इन्होंने क्या किया था, भाषाई आधार पे, स्थानिक आधार पे, ये सब करके लगभग 10 बुद्धि को इन्होंने बताया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये स्पीयरमैन ने दिया था। क्या दिया था स्पीयरमैन ने, तो कौन सा सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो था वो स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर A सही होगा। हम देखेंगे वो 16 नंबर देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट विधि फ्रॉवेल ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित कौन सा है, उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या लक्ष्य कथन। तो जो हम क्या करते हैं, प्रस्तावना में ही हम ना क्लास में जाकर बच्चों को प्रस्तावना ही पूरा देते हैं, यानी कि पूरे सिलेबस में मुझे क्या पढ़ाना है उसको ही पहले ही बता देना, ठीक है। वही क्या कहलाता है, प्रस्तावना का कौशल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गलत वाक्य को चुनिए। गलत वाक्य को, इसमें से कौन सा गलत है इसको चुनना है। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, ये तो सही है बिल्कुल। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। छात्र जो भी करके सीखेगा उसमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और ज्यादा सीखेगा भी। 3rd नंबर ऑप्शन जो है, छात्र सबसे अच्छा खेल कर सीखते हैं, हाँ ये भी सही है। 4था नंबर जो ऑप्शन है, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखता है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हम बच्चों पे कोई भी वर्क थोप देंगे, ठीक है, तो वो उस पे ज्यादा सीख नहीं पाएगा, उस पे वार्डन हो जाएगा वो वर्क, ठीक है। तो 4th नंबर ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें शिक्षा पर बल दिया गया था, ये 2002 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर जो क्वेश्चन है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है।
शिक्षण के कार्य में कौन कौन सा सम्मिलित है? मूल्यांकन का कार्य बिल्कुल ये होता है शिक्षण में, उपचारात्मक का कार्य ये भी होता है, और तीसरा है निदानात्मक का कार्य। शिक्षण में ये तीनों होते हैं, मूल्यांकन करना, उपचार करना और निदान करना, ये तीनों शिक्षण में उपलब्ध होते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा कब? शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? शिक्षक एकाधिकारवादी होगा। जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा तो कम प्रभावित होगा, यस होगा ही। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, विद्यार्थी निष्क्रिय जब रहेंगे तो शिक्षण तो ऑलरेडी प्रभावित होगा ही। तीसरा ऑप्शन है केवल सीखने पर बल देना, केवल सीखने पे ही बल देना, इससे भी ये तीनों ऑप्शन ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, यानी कि तीनों के चलते ये शिक्षण जो होगा वो प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है भाषा रूपांतर सिद्धांत दिया था, किसने भाषा रूपांतर सिद्धांत दिया था? तो चॉम्स्की ने भाषा के बारे में बात किया था, भाषा द्वारा सीखने पे बल दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन है शारीरिक गठन का संदर्भ किसने दिया था? शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? मेसोमॉर्फिक, एंटागोनिस्टिक्स, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, कौन सा शारीरिक गठन के संदर्भ में सही नहीं है? तो सेल्डन ने शारीरिक गठन के बारे में बताया था, उन्होंने मेसोमॉर्फिक भी बताया था, एक्टोमॉर्फिक भी बताया था और एंडोमॉर्फिक भी बताया था, इन तीनों के बारे में बात की थी। ठीक है, लेकिन 2 ऑप्शन ये जो है रॉन्ग है, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 24 नंबर जो है ये है निम्न में से अभिप्रेरणा के घटक का पहचान करिए, यानी कि अभिप्रेरणा के कौन कौन से घटक हैं? तो हल ने अभिप्रेरणा के 3 घटक बताए थे, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। ठीक है, हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसके पाने की इच्छा होती है, जब वो मिल जाता है तो हम उत्साहित हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हल ने दिया था, अभिप्रेरणा के घटकों के 3 घटक बताए थे हल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर जो क्वेश्चन है, 25 नंबर ये क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिए थे? तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो जो स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया था, अभिक्रमित अनुदेशन का सामग्री सिद्धांत भी दिया था, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन ये भी दिया था, व्यवहार रूपांतरण तकनीकी ये भी दिया था, लेकिन त्रुटियों के माध्यम से सीखना ये थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? ये इन्होंने स्किनर ने नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर 3। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 27 नंबर जो क्वेश्चन है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थी हेतु कौन सा मूल्यांकन सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो जो आंतरिक मूल्यांकन ये उतना उपयोगी नहीं होगा, बाह्य मूल्यांकन ये भी उतना उपयोगी नहीं होगा, प्रायोगिक मूल्यांकन, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब क्या होता है? लगातार मूल्यांकन करना, और व्यापक मूल्यांकन का मतलब कि एक बार वर्ष में एक बार मूल्यांकन करना, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम की वर्गीकरण के सिद्धांत पक्ष से संबंधित नहीं है? ठीक है, अवबोध, ज्ञान, चरित्र, विश्लेषण। तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि ब्लूम ने 6 स्तर बताए थे, जिसमें ज्ञान था, अवबोध भी था, विश्लेषण भी था, लेकिन चरित्र निर्माण नहीं था, चरित्र निर्माण नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण का अर्थ स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर और प्रतिवर्ती स्तर। तो हम जानते हैं कि शिक्षण के स्तर ये भी स्मृति स्तर भी होता है, अभिप्रेरणा स्तर कोई नहीं होता है, अवबोध स्तर भी होता है और प्रतिवर्ती स्तर भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे वो ये है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो एरिक एरिक्सन थे। ये हमारे 30 के 30 क्वेश्चन रहे। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक करिएगा और अपने साथियों को सेंड भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।